तो बच्चों, जो बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछा गया है। और बड़ी दिक्कत है कि क्वेश्चन नंबर 13 में डायग्राम जो है वो आगे पीछे हो गया है। तो कोई बात नहीं, डायग्राम को अपन आगे से पीछे कर ले बच्चों। 12th क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है उसके बेसिस पर देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये है, द डायग्राम शोज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by the convex lens, find the focal length of the lens। यार ये तो बहुत इजी है, एक्चुअली में बड़ा मोटा लेंस दिख रहा है, थिक लेंस, और इसमें थिक लेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फर्स्ट फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। सेकंड फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, और इमेज का डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। कहाँ से? सेकंड फोकस से। तो एकदम देख के समझ में आ गया कि भाई ये न्यूटन्स फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें F1 into F2 इक्वल टू X1 into X2 होगा। F1 हमको दिखा है 15, F2 हमको फाइंड करना है, X1 हमको दिखा है -10, है ना, और X2 कितना दिख रहा है बच्चों? 20। What is the X1 distance of object from first focus and what is X2 distance of image from second focus? तो इस तरीके से यहाँ पर F1 की वैल्यू नेगेटिव लेनी चाहिए थी अपन को, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, F2 इज इक्वल टू 200 by 15, 340 by 3, मतलब 33.3, F is equal to 30। आंसर मैच नहीं कर रहा है, सुधार लो उसको आंसर को, क्योंकि बाकी सब सही है, समझे। ये टाइपिस्ट लोग बड़े परेशान कर देते हैं यार, गलत सलत कर देते हैं और उसके बाद दिक्कत हमको होती है। तुम लोग ठीक कर लो बच्चों, टाइपिस्ट की बातों में मत आओ। 13 क्वेश्चन है ना वो हो गया, 14 क्वेश्चन को अपन करेंगे। An equidouble convex lens whose radii are 20 cm each is placed on a plane mirror. When a pin is brought 30 cm above the lens, there is no parallax between the pin and its image. If now a transparent liquid is dropped between the lens and the mirror, then in order to again remove the parallax, the pin is held 50 cm above the lens. Determine the focal length and nature of liquid lens and find out the refractive index of the liquid। अरे बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन यार। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, 14 इसमें यहाँ पर प्लेन मिरर है। मैंने पहले इसलिए प्लेन मिरर पढ़ाया है, इसलिए था मतलब देखो कंबाइंड क्वेश्चंस बनते हैं। An equidouble convex lens whose radii are 20 cm each is placed on a plane mirror। यहाँ पर ये डबल कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है, और यहाँ पर एक स्लाइड, उस पर एक पेन है। ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस हैं इनके दोनों सरफेस, इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है, R1 R2। When a pin is brought 30 cm above, ये हाइट जब 30 सेंटीमीटर होती है
above the lens there is no parallax between the pin and the image. तो इस पिन की यहीं पर इमेज बन रही है, कोई पैरेलैक्स नहीं है। ये पिन हो गई और ये इमेज हो गई। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। If now a transparent liquid, if now a transparent liquid is dropped between the lens and the mirror, then in order to again remove the parallax, the pen is held 50 centimeter above the. पहले तो पहली कंडीशन की बात करें, फिर बाद में अपन दूसरी कंडीशन पर देखेंगे। तो ऐसा कैसे हुआ होगा कि यही इमेज में ये पिन से एक्चुअली में रेज लेंस पर गई होंगी ऐसे, फिर लेंस से ये डाइवर्जिंग रेज है, फैल रही हैं और जा रही है कॉन्वेक्स लेंस पर। कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस होता है, फैलने नहीं देगा, कॉन्वर्ज करेगा, जितना कर सकता है उतना करेगा। तो इसने क्या किया होगा, यहां से निकलने के बाद रेज प्लेन मिरर पर डेफिनेटली ऐसी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही होंगी। तो जो रेज प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती हैं वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न होती है, हम जानते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यदि रे परपेंडिकुलर जब इंसिडेंट होती है तो उस वक्त ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट रे कैसी है, नॉर्मल की ही डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बनाएगी और उसी डायरेक्शन में रिटर्न होगी। तो कभी भी प्लेन मिरर पर कौन सी रेज सेम डायरेक्शन में रिटर्न होती हैं, जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 0। नहीं तो जनरली बच्चों से बोलते हैं कि यदि रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो वो परपेंडिकुलर सुनकर तुरंत बोल देते 90, जबकि एक्चुअली जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 0। तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में रिटर्न होगी। अब सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो रही पैरेलल रेज यहीं पे जाकर मिल रही है, मतलब ये पॉइंट सही मायने में इस लेंस का क्या होना चाहिए, फोकस पॉइंट। इसका मतलब है ये जो पॉइंट होना चाहिए वो सही मायने में इस लेंस का क्या होना चाहिए, फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस पॉइंट, फोकस होना चाहिए, फोकस पॉइंट। क्योंकि कभी भी लेंस पर पैरेलल रेज जब इंसिडेंट, फर्स्ट फोकस मैंने गलत बोला था, एक्चुअली में फोकस पॉइंट। लेंस पर जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस। तो बच्चों यहां पर जो बात हो रही थी उसमें ये होना चाहिए फर्स्ट लेंस, इस लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट। वैसे तो आप चाहो तो डिराइव करके भी देख सकते हो, क्योंकि u जो है आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है और इमेज कहां बन रही है एक्चुअली में 30 पर। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/f = 1/v - 1/u। पर वो तो डायरेक्ट दिख रहा है अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। फिर बाद में उन्होंने बोला है, इसका मतलब यहां से एकदम क्लियर हो गया कि हमको f1 जो मिल गया, इस लेंस की फोकल लेंथ वो 30 सेंटीमीटर आ रही है। इसमें आप ध्यान दें, ये फर्स्ट फोकल लेंथ नहीं लिखा हूं मैं, इस लेंस की ले रहा हूं, फर्स्ट लेंस, क्योंकि यहाँ 2 लेंस बनने वाले हैं, एक लेंस ये और एक लिक्विड डालने के बाद। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ आ रही है वो 30 सेंटीमीटर। बाद में क्या बोला, इफ नॉट ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज ड्रॉप्ड, then in order to again remove the parallax, the pin is held 50 centimeter above the lens.
बाद में आपने क्या किया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस था और कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर, इसके बीच में यहां पर कोई लिक्विड फिल कर दिया है। और फिर यहां पर यदि आप ऑब्जेक्ट पिन रखते तो भी इमेज यही बन रही है। कितनी इस सेम प्लेस पर इमेज के लिए, सेम प्लेस पर इमेज के लिए हमको पिन को मूव करवाना पड़ रहा है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब यहां से रेज आ रही होगी, कंबाइंड लेंस से होते हुए प्लेन मिरर पर कैसी इंसिडेंट हुई होंगी, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर रेज इंसिडेंट होती है वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न होती है, इसलिए रिटर्न हुई होगी और वापस सेम पाथ को फॉलो किया होगा। कभी भी जहां ऑब्जेक्ट होता है यदि वही इमेज बन रही है, इसका मतलब है जो इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन होगा वही एक्चुअली में किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्ट पाथ होगा, तभी बनेगी। तो ये 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ 15, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ f ये 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो लेंस जो है वो कंबाइंड लेंस है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं। एक लेंस जो है वो ग्लास का हो गया सपोज, और दूसरा लेंस जो है वो लिक्विड का, कंबाइंड लेंस की वजह से। तो मान लीजिए जो लिक्विड लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी, f2, तो आप क्या बोलेंगे फिर 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, 1/f 50, 1/f1 30 plus 1/f2, तो 1/50 minus 1/30 is equal to 1/f2। ये हो जाएगा 50 into 30 और यहां हो जाएगा 30 minus 50 is equal to 1/f2। भाई एलसीएम में लोग 50 to 30, 30 minus 50, ठीक है, ये जाएगा -20/1500 is equal to 1/f2। ये कैंसिल, मतलब f2 is equal to -75 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपने निकाली है फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस। हमको यही फाइंड करना, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लिक्विड लेंस एंड फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड करना। पहली चीज तो फोकल लेंथ 75, दूसरी बात नेचर कॉन्केव लेंस। क्यों कॉन्केव लेंस? क्योंकि जो फोकल लेंथ आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप समझे बच्चों, ये ऐसा लेंस हो रहा है, सेकेंड लेंस लिक्विड का, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से रेज यदि अपन ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं ना, तो इसका डिस्टेंस यदि आप मेजर करोगे तो ऐसा मेजर करोगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो r1 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, -20। फॉर्मूला यूज करोगे 1/f is equal to mu -1 into 1/r1 - 1/r2। फोकल लेंथ आई है लिक्विड लेंस की -75, म्यू हमको फाइंड करना है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा 1/r1, r1 मतलब -20 और r2 मतलब इंफिनिटी, क्योंकि सेकंड सरफेस प्लेन है। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिया जाता है, इंफिनिटी। मैंने कई बार समझाया है कि बाहर जो रोड है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कितना लोगे, प्लेन है वो, आपको मालूम है वो अर्थ का पार्ट है, अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, तो जो प्लेन सरफेस होते हैं उनको बिग स्फीयर का स्मॉल पार्ट मानते हैं, इसलिए उनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, इंफिनिटी। तो 1/∞ 0। तो अब आपके पास में ये आ गया 1/-75 μl -1 इंटू -1/20, ये माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20/75 μl -1 means 20/75 plus 1 is equal to μl। 75 आ जाएगा 20, 95/75 is equal to μl। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं तो आप लोगों को जो है क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आपका डाउट है 15, उससे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। The real image is formed by lens at a distance of 20 cm from the lens. The image shift towards the combination by 10 cm when a second lens is brought in contact with the first lens. Determine the power of the second lens। यह क्वेश्चन, रियल इमेज फॉर्म हो रही भैया फर्स्ट लेंस से, मतलब रियल इमेज तो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। रियल इमेज इज फॉर्म बाय लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए और उससे जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, 20 cm डिस्टेंस पर। The image shift towards the combination by 10 cm when a second lens is brought in contact with the first lens। हमने सेकंड लेंस को जैसे कांटेक्ट में रखा तो ये इमेज यहाँ की जगह पर यहाँ बनने लग गई है। 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई, मतलब कॉम्बिनेशन से 10 पर बन रही है सेकंड कंडीशन में। अच्छी वाली इमेज 20 पर बन रही थी, एक लेंस को कंबाइन करने से वही इमेज 10 पर बन, मतलब कॉन्वर्जिंग नेचर बढ़ गया है। इसका मतलब डेफिनेटली सेकंड लेंस कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, कॉन्केव नहीं होगा। एकदम क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है, सुन के समझ में आ रहा है। जो रेस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कॉन्वर्ज हो रही थी वो अब 10 पर होने लगी, मतलब कॉन्वर्जिंग नेचर बढ़ गया। मतलब सेकंड लेंस डेफिनेटली कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ द सेकंड लेंस, हमको पावर बताना है, पावर सेकंड लेंस का पावर बताना है। तो यहां पर मैंने बोला है कि फर्स्ट लेंस है, उससे रेस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फोकस हो रही है। तो सपोज ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है और उसकी इमेज कहां बन रही है, 20 पर। जैसे ही आपने सेकंड लेंस को फर्स्ट लेंस के कांटेक्ट में रखा तो इमेज जो है वो कहां बनने लगी, 20 की जगह पर 10 पर। तो इस कंडीशन में अपन यदि फर्स्ट लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बोलोगे, 1/f1 = 1/v - 1/u। तो v क्या रखोगे बच्चों, 20, u क्या रखोगे, -x, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जब ये -x करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f1 1/20 + 1/x। इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में हमने दोनों लेंस जब कांटेक्ट में है तो वही रेस कहां फोकस होने लगी, 10 पर। ऑब्जेक्ट तो x पर ही है,
तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ सपोज f है तो आप क्या बोलोगे 1/f = 1/v - 1/u। अब सेकंड केस में v कितना 10 है तो 10 रख दिया, u कितना बना रख दिया -x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/f = 1/10 + 1/3। इक्वेशन नंबर 2। फिर 2 - 1 करना है तो 1/f - 1/f1 = राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया। तो डेफिनेटली 1/F क्या होता है 1/F1 + 1/F2, 1/F1 + 1/F2 - 1/F1, ये 1/F1 कैंसिल, 1/F2 = राइट हैंड साइड को 1/20, फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में और आपको पावर निकालना तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे P = 100/F। तो F की वैल्यू 20 रख दो, इससे पावर आ गया 5 डायप्टर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आपने मुझसे जो डाउट पूछा है उस डाउट में क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ठीक है, तो 17 के लिए ये जगह जो है वो कम पड़ रही है तो अपन इसको अलग कर देते हैं तो जगह बन जाएगी। और हम अपन क्वेश्चन करते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर 17। An air bubble is seen inside a solid sphere of glass. Mu is equal to 1.5 of 4 centimeter diameter at a distance of 1 centimeter from the surface of the sphere. On seeing along the diameter, determine the real position of the bubble inside the sphere. तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। एयर बबल है और सॉलिड स्फीयर बोला गया है, ये सॉलिड स्फीयर हो गया है। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है 1.5, डायमीटर बोला 4 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है 2r, ये 4 सेंटीमीटर हमको गिवन है। और एयर बबल जो है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस से यहां पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑफ दैट पी, है ना। तो हमको बोला गया है हम सीइंग द डायमीटर, डिटरमाइन द रियल पोजीशन ऑफ द बबल इनसाइड द स्फीयर। रियल पोजीशन हमको बताना है। आप देखोगे तो बच्चों यहां से ना तो रेस तो ऐसी आएंगी, इसको एयर बबल को सपोज मैं ऑब्जेक्ट बोल दूं और इस पॉइंट को पोल बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है और इसका पोल होगा। तो डेफिनेटली यहां पर आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो एक ही सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, थर्ड सरफेस से, तो आपका फॉर्मूला होगा म्यू अपॉन वी माइनस 1/u = म्यू माइनस 1/r। ध्यान दो इसमें म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ग्लास है और सेकंड एयर, क्योंकि रे जो है ग्लास से एयर में आ रही है। तो यहाँ पे जो म्यू लिखोगे ना जी म्यू ए लिखना पड़ेगा और ये भी जी म्यू ए। तो हमको मालूम है तो क्वेश्चन में गिवन है हमको ए म्यू जी गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी म्यू ए क्या होता है 1/a म्यू जी बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अपॉन v माइनस 1/u इज इक्वल टू, फिर ये जी म्यू ए क्या जाएगा 1/a म्यू जी माइनस 1 अपॉन r। अब वैल्यूज रख दो जैसा आपने पहले किया था, तो 1/1.5, v पता नहीं है, u पोल से आप डिस्टेंस ऐसा मेजर करोगे, ऐसा इंसिडेंट रे के अपोजिट। हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से।
ऐसा मेजर करो। इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव होगा -1, ये 1/1.5 -1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर यहाँ रहेगा तो ऐसा मेजर हो गया होल से। तो रेडियस आपको दिख रहा है, डायमीटर 4 है, रेडियस कितना होगा 2, तो 2 कैसा 2 माइनस, अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5 into 1/1.5, थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए कर रहे हैं ऐसा, प्लस 1.5 अपॉन 1, ये जाएगा 1.5 into 1/1.5 माइनस 1.5 अपॉन -2, ऐसा करने से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/b प्लस 1/1.5, 1 माइनस 0.5 हो जाएगा -0.5 अपॉन -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 का मतलब होता है बच्चों 1/2, इसके के साथ में मल्टीप्लाई होकर जाएगा 1/4, तो जाएगा 1/b प्लस, इसको भी ट्रांसफर कर दो, ये कितना हो गया 1/4 माइनस 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/b इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 है 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 2 into 3 6 हो जाएगा, तो ऐसा करने से 1/b इज इक्वल टू -5/4, तो b इज इक्वल टू -4/5, 4/5, ठीक है, मतलब -0.8, तो ये एयर बबल जो है वो हमको नेगेटिव का मतलब इंसिडेंट के अपोजिट, कितने डिस्टेंस को देखेगा सरफेस से 0.8, सरफेस से 0.8 और सेंटर से 1.2, तो यहां पर जो आंसर दिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, ये गलत है, फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए, सरफेस से कितना, यहां से 0.8 और सेंटर से 1.2, ऐसा होना चाहिए, मतलब इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ज्यादा क्लोज दिखेगा ये, तो आप लोग सही कह रहे थे कि सर इसका आंसर गलत आ रहा था, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, आंसर है 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस and 1.2 centimeter from the center of the sphere. तो बच्चों आपका नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 क्वेश्चन को भी अपन को करना होगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई 20, the refractive index, the radius of curvature of each surface of a surface of a convex lens is 20 centimeter and the refractive index of the material of the lens is 3/2. Calculate f if lens is cut along the plane AB, then what will be the focal length of each of the new lenses to form if the lens is cut along CD, then मतलब दिया तो है नहीं AB और CD, तो बच्चों एक काम करो, AB को मान लो along प्रिंसिपल एक्सिस, CD को अपन कर लेंगे परपेंडिकुलर, जैसा मुझे समझ में आ रहा है वो ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं अपन कर लेंगे। The radius of curvature of each surface of a convex lens 20 centimeter बोला गया, 20 centimeter, and the refractive index of the material of the lens is 3/2, समझे, व्यू की वैल्यू हमको गिवन है 3/2, हमको फाइंड करना पहला तो f, दूसरा लेंस को ऐसा कट किया AB, तो जो दो पार्ट बनेंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनके लिए हमको बताना है सेकंड, if this lens is cut along AB, then what will the focal length of each of the new lenses so form, फोकल लेंथ बताना तो इमेज भी बताएंगे, आई भी बताएंगे, और थर्ड CD ऐसा कट किया गया,
तो एफ बताना है और अपन आई भी बताएंगे, है ना। तो एकदम सिंपल है यार बच्चों, उसमें है नहीं। ये लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये रेज आएगी, ये फर्स्ट सरफेस हो गया। स्फेरिकल करोगे तो ऐसा आएगा, सेंटर यहाँ आएगा, ये पोल कहलाएगा। भाई एक सरफेस के लिए तो पोल बोलोगे ना, लेकिन लेंस के लिए बोलोगे तब ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो यहां से पोल से डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको आप कह लोगे पॉजिटिव R1 की वैल्यू, जबकि R2 जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अपन को मालूम है ये ऐसा स्फेरिकल स्फीयर बनेगा और इसका सेंटर यहाँ आएगा और पोल से डिस्टेंस ऐसा मेजर करोगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो रेडियस नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि R1 की वैल्यू है +20 और R2 की वैल्यू हो जाएगी -20। ये हो गई सीधी सीधी सी बात। अब फोकल लेंथ मतलब 1/f mu -1 1/r1 -1/r2, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो यदि हम इस फॉर्मूले को ध्यान करें तो 1/f होगा mu -1 मतलब 3/2 1.5 -1 3/2 1.5 होता ना, 1/r1 हो जाएगा 20 -1/r2 हो जाएगा -20, समझे। तो ये जाएगा 1/f, ये जाएगा 0.5 और माइनस माइनस प्लस, ये 2/20, ये 2 और 1.5 कैंसिल करेंगे कि 1.5 मतलब 1/2, तो f इज इक्वल टू 20 आया, पॉजिटिव आया, खुशी की बात है, क्योंकि तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब हम सही है। सेकंड पार्ट में वो बोलते हैं कि लेंस को हम ऐसा कट कर रहे हैं। अब बोला तो नहीं था, अपन ने उनकी भावनाओं को समझ लिया, उनको बोलना चाहिए था अलोंग AB लॉन्गिट्यूडनली। तो AB यदि कट करोगे तो ऐसा पार्ट आएगा, ये भी R1 रहेगा, ये भी R2 रहेगा, ये म्यू रहेगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमको पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। ना म्यू बदला, ना R1 बदला, ना R2 बदला, F भी नहीं बदलेगा, F भी अभी भी कितना रहेगा 20। लेकिन इमेज के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इमेज आई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, और d हाफ कर दिया आपने, कट कर दिया हाफ। तो इसलिए जो न्यू इंटेंसिटी होगी, यदि अपन पहली वाली इंटेंसिटी को बोले I1 तो I1 होना चाहिए k into d स्क्वायर, बाद में कट करने के बाद में इंटेंसिटी सपोज I2 तो k into d/2 स्क्वायर। तो I2 अपॉन I1 यदि आप करोगे तो k into d स्क्वायर by 4 अपॉन k into d स्क्वायर, k d स्क्वायर कैंसिल, 1/4 बचेगा। इसका मतलब I2 is equal to 1/4 of I1। मतलब पहले जो लेंस था उससे उस पर रेज गिर रही थी और उससे जो इमेज फॉर्म हो रही थी उसकी इंटेंसिटी हाई थी। बाद में आपने जब कट कर दिया और इस पार्ट के ऊपर गिराया तो जो इमेज बन रही है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो पहले जो इमेज बनी थी उसकी इंटेंसिटी की 1/4 होगी। रिफ्रैक्टेड रेज कम हो गई है, इंसिडेंट रेज भी कम हो गई है, रिफ्रैक्टेड रेज भी कम हो गई। इमेज तो कहाँ बनती है? जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है। अब रिफ्रैक्टेड रेज ही कम है, भाई कम थोड़ा डालोगे तो कोई भी चीज कम मीठी बनेगी, वैसे कम इंसिडेंट रेज डालोगे तो जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्या है कि तुम लोग को सीधे सीधे बात नहीं समझ में आती, बहुत सारे एग्जाम्पल लोग जल्दी आ जाती है, इसीलिए मैं देखता हूँ YouTube पे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे टीचर बहुत पचर पचर करके पढ़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और स्टूडेंट झेलते रहते हैं। सीधी सीधी कोई पढ़ाई करे तो हालांकि होगा, ऐसा नहीं है, बच्चे समझदार हैं,
बात समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों आपने लेंस को ऐसा कट कर दिया, भैया ऐसा कट कर दिया है, ये तो आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। तो इसमें जो लेंस है उसका यदि अपन एक ही पार्ट की बात करें, दूसरा भी वैसे ही है। तो अब आपके लिए R1 जो है वो जैसे इसका था वैसे इसका है, R1 20 होगा पॉजिटिव होगा, R2 वो प्लेन कर दिया तो इनफाइनाइट हो गया। फोकल लेंथ जो होगी 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बस कहानी आप समझ गए, जो फोकल लेंथ आने वाली है वो 20 की जगह 40 आ जाएगी, आप वैल्यू रखकर देख लीजिए। भाई आधा पावर आपने कम कर दिया, अच्छा वाला पूरा लेंस था आपने उसको लेके 20 से काट दिया। दोनों लेंस मिलकर कॉन्वर्ज करते थे, दोनों सरफेस मिलकर कॉन्वर्ज, सॉरी लेंस तो एक ही था पर दोनों स्फेरिकल सरफेस मिलकर कॉन्वर्ज करते थे। आपने 20 से उसको काट दिया तो उसका पावर जो है वो कम हो गया, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, 20 थी तो 40 जाएगी, वैल्यू रखकर देख लीजिए। और पावर, तो पावर भी आप निकाल लो, 100/40 कर लोगे, कितना हो जाएगा। रहा सवाल इमेज की इंटेंसिटी का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेंस अभी पूरा भरपूर है, सारी रेज आएंगी, सब मिलेगी, इसलिए जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम। इमेज में चमक जो रहेगी वो वैसी रहेगी, बस फर्क ये है कि पास ना बनकर दूर बनेगी। जो 20 में बन रही थी वो 40 में बन जाएगी बच्चों, लेकिन बन जाएगी। और उसकी इमेज की, यार दिख रहा है बच्चों तुम लोग को यार कि नहीं दिख रहा, तुम लोग बताते नहीं हो। हाँ चलो 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 ठीक है, मत बताओ बताओ, अब तुम लोग वीडियो देखोगे तो कहाँ से बताओगे।